नमस्कार, आप देख रहे हैं राजधानी एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको बता दें। उत्तर प्रदेश के हाथरस पहुंचे हैं विपक्ष के राहुल गांधी। विपक्षी नेता राहुल गांधी पहुंच गए हैं हाथरस। रेप पीड़िता के परिजनों से मुलाकात करने वाले नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी उत्तर प्रदेश के हाथरस पहुंचे हैं। इस दौरान उन्होंने गांव का रुख किया, उस जगह का रुख किया है जहां पर रेप पीड़िता का परिवार रहता है। उनसे मुलाकात कर सकते हैं राहुल गांधी। तो ये बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश के हाथरस पहुंच गए हैं राहुल गांधी। तो चलिए खबरों के सफर में आगे बढ़ते हुए सीधे देहरादून के परेड ग्राउंड का रुख करते हैं, जहां पर 10वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो का आगाज हो गया है। आज से 3 दिवसीय कार्यक्रम की शुरुआत हुई है। मुख्यमंत्री धामी ने एक्सपो 2024 का शुभारंभ किया है। केंद्रीय राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव भी इस दौरान मौजूद रहे। विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और महोत्सव के 3 दिवसीय कार्यक्रम का आगाज हुआ है। एक्सपो का आगाज है ये। केंद्रीय राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव भी इस दौरान मौजूद रहे। देखिए, उत्तराखंड में बर्फबारी का आगाज हो चुका है और ठंड भी बढ़ गई है। कई क्षेत्रों में शीतलहर की चेतावनी जारी की गई है। बड़ी अपडेट इस वक्त की आपको बता रहे हैं। बर्फबारी होने का येलो अलर्ट जारी किया गया है। देहरादून में 4 डिग्री तापमान पहुंचा है। ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा लेते नजर आ रहे हैं। बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। उत्तराखंड में मौसम शुष्क बना हुआ है, तो वहीं दिन के समय चटक धूप खिलने से ठंड से कुछ हद तक राहत जरूर है। मौसम विभाग ने पर्वतीय क्षेत्रों में रात के समय बर्फबारी होने का येलो अलर्ट जारी किया है। पाला गिरने से लोगों की परेशानियां भी बढ़ सकती हैं, जबकि दिन के समय सर्द हवाएं ठिठुरन बढ़ाएंगी। सुबह शाम के समय कड़ाके की ठंड पड़ने के आसार। उत्तराखंड में मौसम का मिजाज बदलने के बाद कड़ाके की ठंड पड़ रही है। सुबह शाम के समय ठंड कपकपा रही है। तो देखिए, उत्तराखंड में मौसम का मिजाज बदला है। उत्तराखंड में ऊंचाई वाले जो क्षेत्र है वहां पर बर्फबारी शुरू हो गई है, जारी है। निचले इलाकों की बात करें तो वहां पर बूंदाबांदी हो रही है और पारा लुढ़कता चला जा रहा है। कड़ाके की ठंड का प्रकोप भी इस बीच देखने को मिल रहा है। बर्फबारी से पहाड़ों पर पर्यटन का जो सिलसिला है वो अब बढ़ रहा है। पर्यटकों ने पहाड़ी क्षेत्रों का रुख करना शुरू कर दिया है। इस बीच बर्फबारी से व्यापारियों के चेहरे खिले हुए नजर आ रहे हैं। लोग ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा भी ले रहे हैं, क्योंकि जो लोग रह रहे हैं उनको तो ठंड से बचना ही है। हल्की बारिश के साथ चल रही ठंडी हवाओं से भी लोग परेशान हैं, उनसे भी निजात पाने की कोशिश में घरों में कैद होने को मजबूर हो गए। ज्यादातर क्षेत्रों में बर्फबारी हो रही है या फिर शीतलहर की चेतावनी इन क्षेत्रों के लिए जारी की गई है।
तो ठंड से बच करके रहिए, क्योंकि ठंड अगर लग गई तो मुश्किल में आ जाएंगे। दूसरी तरफ देखिए, विकासनगर में भी ठंड का सितम बढ़ता चला जा रहा है। बचाव के लिए अलाव का सहारा लोग ले रहे हैं। विकासनगर एमएलए ने रैन बसेरों का दौरा भी इस बीच किया। रैन बसेरों की व्यवस्थाओं का जायजा लिया है। अलाव की व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए निर्देश दिए गए। विकासनगर में तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई, जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बढ़ती ठंड से बचने के लिए लोग या तो घरों में बंद रहने को मजबूर हैं या फिर अलाव का सहारा ले रहे हैं। वहीं बढ़ती सर्दी के प्रकोप को देखते हुए विकासनगर विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने रैन बसेरों की व्यवस्थाओं का जायजा लिया और चौक चौराहों पर प्रशासनिक अधिकारियों से अलाव की व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के निर्देश भी दिए। चलिए सीधे ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। हमारे दो सहयोगी संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देहरादून की अगर बात करें तो अनुज अवस्थी और इसके अलावा संजय पुंडीर हरिद्वार से हमारे साथ में मौजूद हैं। सबसे पहले रुख हरिद्वार का करेंगे। संजय जुड़े हुए हैं हमारे साथ में। संजय, देखिए ठंड से पारा जैसे जैसे लुढ़क रहा है, लोगों की परेशानियां बढ़ रही हैं और खासकर वो आगंतुक जो उत्तराखंड पहुंच रहे हैं उनके लिए परेशानी है। ऐसे में सरकार की व्यवस्था कि उन्हें ठंड का सामना ना करना पड़े, रैन बसेरों की क्या व्यवस्था है? देखिए पूजा, उत्तराखंड में मौसम का मिजाज बदल गया है। जहां पहाड़ों में बर्फबारी हो रही है तो वहीं बर्फबारी के कारण जो मैदानी जिले हैं वहां भी ठंड बढ़ रही है, जिससे कहीं ना कहीं आम लोग प्रभावित हो रहा है। हालांकि जिला प्रशासन की ओर से लगातार ही रैन बसेरों का निरीक्षण किया जा रहा है। रैन बसेरों में लगातार व्यवस्थाओं का जायजा लिया जा रहा है, क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं कि जो हरिद्वार के जिला अधिकारी हैं कामेंद्र सिंह, वो लगातार स्थिति का जायजा ले रहे हैं। जो रैन बसेरे में रहने वाले लोग हैं उनकी बेहतर सुविधा हो, इसके लिए अधिकारियों को भी विशेष दिशा निर्देश दे दिए हैं। इसके अलावा अगर पहाड़ी क्षेत्रों की बात की जाए तो वहां पर भी लगातार हम देख रहे हैं कि पहाड़ों में हो रही बर्फबारी का जो सैलानी लुत्फ उठा रहे हैं। बाहरी राज्यों, उत्तर प्रदेश की बात की जाए, हरियाणा की बात की जाए, पंजाब की बात की जाए, तो वहाँ के जो लोग हैं वो उत्तराखंड का रुख कर रहे हैं और पहाड़ों की हंसी वादियों का लुत्फ उठा रहे हैं, जिससे कहीं ना कहीं जो पहाड़ी जिलों में रहने वाले लोग हैं उनके व्यापार में वृद्धि भी हुई है। वहीं जो वहां के रहने वाले स्थानीय लोग हैं उनके लिए परेशानी भी खड़ी हो गई है, क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं कि जब पहाड़ों में ठंड बढ़ती है तो लोग वहां से पलायन करने को मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि जो पारा होता है वो काफी घट जाता है, यानी ठंड ज्यादा बढ़ जाती है। जी पूजा। बिल्कुल अनुज, आपका रुख करेंगे। देखिए ऊंचाई वाले क्षेत्रों में कल जब बर्फबारी शुरू हुई उसके बाद राजधानी का तापमान 4 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच गया। तो ऐसे में जनता परेशान ना हो, जो लोग पर्यटन की दृष्टि से उत्तराखंड पहुंच रहे हैं, जिन्होंने शायद अंदाजा भी न लगाया हो कि उत्तराखंड इस तरीके से ठिठुरन भरा हो रहा है, उनके लिए किस तरीके की व्यवस्थाएं राजधानी में की गई हैं? अनुज। बिल्कुल पूजा, उत्तराखंड में हल्की बर्फबारी भी हो रही है और साथ साथ हल्की हल्की बारिश भी हो रही है। अगर ऊंचाई वाले इलाकों की अगर बात करें तो वहां पे बर्फबारी, बद्रीनाथ की चोटियां बर्फबारी से ढकी हुई हैं, केदारनाथ की चोटियां बर्फबारी से ढकी हुई है, चोपता औली की अगर बात करें तो वहां पर भी बर्फबारी है, धनौल्टी में भी बर्फबारी देखने को दिख रही है। लेकिन वहीं अगर बात करें राजधानी देहरादून में तो यहाँ सुबह अगर तापमान की अगर बात करें तो 10 से 12 डिग्री सेल्सियस के आसपास तापमान जरूर रहता है। लेकिन हाँ, हालांकि चूंकि धूप निकलती है और धूप के साथ साथ जो ठंडी हवाएं हैं वो भी चलती हैं, शाम होते होते जो तापमान है वो 6 से 7 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच जाता है, जो सामान्य से 4 डिग्री कम है। लेकिन फिलहाल प्रशासन की तरफ से व्यवस्थाएं कर रखी गई हैं, जगह जगह अलाव की व्यवस्था है। मुख्यमंत्री खुद इनिशिएटिव ले रहे हैं। कल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आईएसबीटी पहुंचे थे, जहां पे उन्होंने रैन बसेरों का निरीक्षण भी किया था। साथ ही साथ जो गरीब है उनको कंबल भी वितरित किया था। मुख्यमंत्री ने साफ तौर पे निर्देश दिए हैं जिला अधिकारियों को कि जिला अधिकारियों को जो पैसा गया हुआ है, जो धन गया हुआ है सर्दी से बचाव को लेकर के, उस पैसे से आप जगह जगह अलाव जलाएं।
चाहे वो राजधानी देहरादून का घंटाघर चौक हो, चाहे वो रेलवे स्टेशन हो, चाहे वो आईएसबीटी हो, तमाम जो पिकेट पॉइंट है वहां पे जो है अलाव जलाए। इसके अलावा जो रैन बसेरे हैं उनकी समुचित व्यवस्था हो, इन तमाम चीजों को लेकर के मुख्यमंत्री ने दिशा निर्देश दिए और 13 के 13 जिलों के जिला अधिकारियों को ये निर्देश दिए कि आप अपने अपने जिलों में इन तमाम व्यवस्थाओं का जायजा लें और तमाम व्यवस्थाओं को खुद से कराएं, क्योंकि कड़ाके की ठंड का है, तो इसी वजह से ये व्यवस्था सही होनी चाहिए। मुख्यमंत्री के साथ साथ जिलाधिकारी, चाहे वो राजधानी देहरादून के जिलाधिकारी हो, हरिद्वार हो, उधम सिंह नगर हो, आपका पहाड़ उत्तरकाशी हो, पौड़ी हो, टिहरी हो, बागेश्वर हो, चंपावत हो, लोहाघाट हो या पिथौरागढ़ हो, इन तमाम जगहों पे जो अलाव की व्यवस्था है वो चाक चौबंद कर रखी गई है। जी बिल्कुल संजय, मैं आपसे समझना चाहूंगी, देखिए हरिद्वार की जब हम बात करते हैं तो गंगा का घाट है, और जब घाट गंगा का हो और शीतल पानी हो तो उससे जो लहर उठती है वो शीतलहर अपने आप बन जाती है। ऐसे में रैन बसेरों में व्यवस्था सुदृढ़ होने के लिए ज़रूरी है कि अधिकारी समय समय पर निरीक्षण करते रहें कि भाई जो लोग पहुंच रहे हैं उनको अलाव की सुविधा मिल रही है या फिर नहीं मिल रही है, या फिर उनको सही से कंबल रजाई की व्यवस्था हो पा रही है या नहीं हो पा रही है। इसके लिए किस तरीके से गश्त या फिर तमाम निर्देश दिए गए हैं? कर रहे थे, जो हरिद्वार के जिला अधिकारी है वो लगातार ही रैन बसेरों का निरीक्षण कर रहे हैं, और जो संबंधित अधिकारी है, नगर पालिका क्षेत्र की बात की जाए, नगर निगम क्षेत्र की बात की जाए या फिर जिला पंचायत क्षेत्र की बात की जाए, सभी को दिशा निर्देश दिए कि जो वहाँ पे बेहतर सुख सुविधा हो, क्योंकि जब बाहरी राज्यों से लोग आते हैं, वहाँ ठहरते हैं, उनके लिए खाने का इंतजाम हो, अलाव की व्यवस्था हो और उनके रजाई कम्बल की व्यवस्था हो। इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए लगातार निरीक्षण किया जा रहा है, और जल्द से जल्द जो अधूरी व्यवस्था है उनको भी करने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा लगातार ठंड पड़ रही है, इसके साथ अब स्वास्थ्य महकमा भी पूरी तरह अलर्ट हो गया है, क्योंकि हम देखते हैं कि जब इस तरह का मौसम में बदलाव होता है तो बीमारियां भी दस्तक दे देते हैं। यही वजह है कि जो मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी है वो भी लगातार अलर्ट पर है, सभी ब्लॉक में जाकर वहां निरीक्षण कर रहे हैं और लोगों के हालचाल जान रहे हैं, और ब्लॉक स्तर पर टीम के साथ एक काम कर रहे हैं कि बदलते मौसम में बीमारी का खतरा कम हो, इसके लिए विशेष इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। बिल्कुल संजय, इस तरीके की व्यवस्थाएं क्षेत्र में की गई हैं। पहाड़ से लेकर मैदान तक कड़ाके की ठंड पड़ रही है, और आपने बताया कि स्वास्थ्य अधिकारी भी सजग हैं। बहुत शुक्रिया आपका, और अनुज आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। तो देखिए, बहुत ज़रूरी है कि जनप्रतिनिधि क्षेत्रों का दौरा करते रहें ताकि लोगों को किसी तरह की असुविधा का सामना ना करना पड़े। दूसरी तरफ देखिए, चुनाव प्रभारी बनने के बाद लक्सर पहुंचे हैं ओम प्रकाश जमदग्नी। ओम प्रकाश का कार्यकर्ताओं ने स्वागत भी इस दौरान किया। इस दौरान ओम प्रकाश जमदग्नी ने बीजेपी की उपलब्धियां भी गिनाई हैं। आगामी चुनावों में बीजेपी की जीत का उन्होंने दावा भी किया। बीजेपी नेता ओम प्रकाश जमदग्नी चुनाव प्रभारी बनने के बाद पहली बार लक्सर पहुंचे थे। चुनाव प्रभारी ओम प्रकाश जमदग्नी का कार्यकर्ताओं ने फूलमाला पहनाकर स्वागत किया। इस मौके पर ओम प्रकाश जमदग्नी ने बीजेपी की उपलब्धियां गिनाई, साथ ही कहा बीजेपी जनहित की योजनाएं चला रही हैं। पिछले 2 दशक से ज्यादा समय से आमजन को हर क्षेत्र में बीजेपी की रीति नीति का लाभ मिल रहा है। साथ ही साथ उन्होंने आगामी चुनावों में बीजेपी की जीत का दावा भी किया है। हमारे प्रदेश में नगर पालिका चुनाव हेतु चुनाव प्रभारी बना के भेजा है, और मेरी जिम्मेदारी रहेगी कि मैं निश्चित रूप से जो नगर पालिका के चेयरमैन का चुनाव और हमारे सभासदों का चुनाव हम जीते और अपना भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड लक्सर नगर पालिका में बनाए। ये मेरी प्राथमिकता रहेगी। नगर पालिका लक्सर के चुनाव में सभी कार्यकर्ता
लगन के साथ लगेंगे और मेरा तो यहाँ तक भी दावा है हम चेयरमैन भी जीतेंगे और 11 के 11 वार्ड भी जीतेंगे। दूसरी तरफ रुड़की में जन आक्रोश रैली पर सियासत का आगाज हो गया है। प्रदेश कांग्रेस ने बीजेपी पर निशाना साधा है। बांग्लादेश मामले पर सरकार चुप्पी साधे बैठी हुई है। बीजेपी ने जन आक्रोश रैली को समर्थन दिया था। बांग्लादेश मुद्दे पर निकाली गई थी जन आक्रोश रैली। कांग्रेस के महानगर अध्यक्ष राजेंद्र चौधरी ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर निकाली गई जन आक्रोश रैली को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा। महानगर अध्यक्ष राजेंद्र चौधरी ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, जो कि बहुत दुखद है। उन्होंने कहा बांग्लादेश में हिंदुओं पर लगातार अत्याचार हो रहे हैं, लेकिन सरकार चुप्पी साधे बैठी हुई है। अभी कल जो है रुड़की में भाजपा के लोगों ने जन आक्रोश रैली निकाली है बांग्लादेश के हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के संबंध में। मेरा कहना यह है कि भाजपा इस देश के हिंदुओं को मूर्ख समझ रही है क्या? जब इस देश में नरेंद्र मोदी जी की सरकार है तो वो बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर उन्होंने एक शब्द नहीं बोला। मैं आपके चैनल के माध्यम से माननीय देश के प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री और गृह मंत्री तीनों से अनुरोध करता हूं कि तत्काल बांग्लादेश पर हमला बोला जाए और वहां के हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। देखिए, कांग्रेस पार्टी का स्पष्ट मत है देश में सबसे पहले तो देश के अंदर सुरक्षित हो। प्रधानमंत्री मणिपुर से लेकर संभल बहराइच जैसी घटनाओं की जिम्मेदारी ले उन पर कार्रवाई करें। साथ ही पूरे बांग्लादेश ही नहीं पूरी दुनिया में कहीं भी यदि मानवता के विरुद्ध कोई कार्य होगा तो भारत की सरकार को अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। लेकिन प्रधानमंत्री ने अदानी बचाओ अभियान के दौरान जिस तरह से आक्रोश रैली निकलवाई है, आश्चर्य यह है कि वो आक्रोश किसके प्रति है? क्या देश के प्रधानमंत्री के प्रति है, गृह मंत्री के प्रति है, अथवा ये लोग केवल यहाँ के हिंदुओं को अदानी के मुद्दे से ध्यान भटकाकर केवल अपने पक्ष में लाना चाहते हैं? इसलिए सवाल इन पर खड़े हो रहे हैं। कांग्रेस का मत स्पष्ट है कि भ्रष्टाचारी को जेल भेजो। उत्तराखंड कैबिनेट का बड़ा फैसला, खेल विश्वविद्यालय अध्यादेश को मंजूरी मिल गई है। जी हां, मंत्री रेखा आर्या ने आभार जताया है। प्रदेश के पहले खेल विश्वविद्यालय अध्यादेश को धामी कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। विधेयक को पूर्व में राजभवन से बिना मंजूरी के लौटा दिया गया था। खेल मंत्री रेखा आर्या ने कैबिनेट बैठक के बाद इसके लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और कैबिनेट का आभार भी जताया। उन्होंने उम्मीद जताई है कि जल्द ही इसे राजभवन से भी मंजूरी मिल जाएगी। सरकार ने अगस्त 2024 में विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन राज्य खेल विश्वविद्यालय विधेयक पेश किया था। उसे मंजूरी के लिए राजभवन भेजा गया था। विधेयक में कहा गया कि राज्यपाल विश्वविद्यालय के कुलाधिपति होंगे, तो वहीं सरकार विश्वविद्यालय के लिए 10 करोड़ का कॉम्पर्स फंड देगी। माननीय गवर्नर साहब की तरफ से जो विश्वविद्यालय एक्ट पूर्व में विधानसभा से पारित होकर गवर्नर हाउस पहुंचा था, उसमें गवर्नर हाउस की तरफ से कुछ आपत्तियां लगकर वापस विधायी को पहुंचा था और विधायी में पहुंचने के बाद में फिर विभाग के पास पहुंचा और आज मुझे आपको बताते हुए बेहद खुश हो रहा है और बात की बेहद खुशी है कि आज उस प्रस्ताव पर जैसे माननीय गवर्नर साहब के दिशा निर्देश थे, उसमें जो आपत्तियाँ थी उसका जो समाधान था, उसी अनुरूप जो है उसे अध्यादेश के रूप में विभाग में प्रस्ताव बनाते हुए विधायी से उसे कराते हुए आज कैबिनेट के माध्यम से उसको अध्यादेश के रूप में जो है आज कैबिनेट ने स्वीकृति प्रदान करी। उत्तराखंड में एक बार फिर से प्रशासनिक फेरबदल देखने को मिला है। 5 आईपीएस अधिकारियों का तबादला हुआ है। राजीव स्वरूप को सौंपी गई है गढ़वाल डीआईजी की कमान। वी मुरुगेशन को कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी मिली है। उत्तराखंड प्रशासन ने भारतीय पुलिस सेवा के 5 अधिकारियों के पदभार में तब्दीलियां यानी कि बदलाव किए हैं। सचिव गृह शैलेश बगोली की ओर से जारी आदेश के हिसाब से
राष्ट्रीय खेलों की तैयारी देख रहे अपर पुलिस महानिदेशक अमित सिन्हा से CCTNS और दूरसंचार की जिम्मेदारी वापस ली गई है। अपर पुलिस महानिदेशक वी मुरुगेशन को अपर पुलिस महानिदेशक अपराध और कानून व्यवस्था का जिम्मा सौंपा गया है। अपर पुलिस महानिदेशक AP अंशुमान को महानिदेशक CCTNS और दूरसंचार अतिरिक्त की जिम्मेदारी सौंपी गई है। अधिसूचना में तैनात राजीव स्वरूप को पुलिस महानिदेशक गढ़वाल पद पर तैनात किया गया है। वहीं इस पद पर तैनात रहे IPS करण सिंह नगन्याल को अधिसूचना मुख्यालय में पुलिस महानिरीक्षक सुरक्षा का जिम्मा सौंपा गया है। राजधानी एक्सप्रेस में खबरों का सफर यहीं तक। बुलेटिन के उस पार ताज़ा अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंडिया, क्योंकि हम हैं राष्ट्र की आवाज़।